चलिए शुरू करो। हेलो, गुड डे। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के जो संदर्भित मैक्सवेल्स के इक्वेशन है उसको डेवलप किया था। एंड वी हैव सीन दैट देयर आर फोर इक्वेशंस पॉपुलरली नोन एज मैक्सवेल्स फर्स्ट, मैक्सवेल्स सेकंड, मैक्सवेल्स थर्ड एंड मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन of the electromagnetic radiation. अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रकृति को जानने की कोशिश करें। पॉइंटिंग वेक्टर में एक चीज तो जाना हम लोगों ने कि द रेडिएशन इज बीइंग कैरीड ओवर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ई और एच दोनों के परपेंडिकुलर होता है और बाद में हम फिर देखेंगे ई और एच एक प्लेन में होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर। ये हम लोगों ने देखा। नाउ लेट अस ट्राई टू सी टुडे कि हाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट्स इन स्पेस, air or vacuum. So propagation of electromagnetic waves. Propagation of electromagnetic waves in air, space or vacuum. ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एयर, स्पेस और वैक्यूम ये तीनों एक ही हैं। एयर कहिए, लेकिन ये एयर होना चाहिए शुद्ध हवा, प्योर एयर। जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एयर का कितना होता है, वो होना चाहिए। अब आजकल की जो हवा है इसमें वाटर वेपर्स भी उपस्थित है, इसको नहीं आप कंसीडर करें। इट इज द प्योर एयर और उसी को स्पेस कहते हैं। इसमें भी, स्पेस में भी प्योर एयर हो, और इवन इन वैक्यूम व्हेन देयर इज नो एयर, सूरज से यहाँ तक रोशनी चली आती है, बीच में वैक्यूम भी होता है। तो हाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट्स थ्रू वैक्यूम। और इसीलिए दो पैरामीटर आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में ही इसकी जानकारी आपकी हुई होगी। एक है एप्सिलॉन जीरो, उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, स्पेस और वैक्यूम। ये तीनों एक ही हैं, चाहे एयर का हो, चाहे स्पेस का हो, चाहे वैक्यूम का हो। ऐसे ही म्यू जीरो याद है, परमिएबिलिटी ऑफ एयर, स्पेस और वैक्यूम। तो एयर, स्पेस या वैक्यूम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोपेगेट करता है, ये जानने के लिए पहले हम एयर, स्पेस या वैक्यूम को डिफाइन करें। क्या डिफिनीशन है इसकी, और डिफिनीशन के लिए उन मैथमेटिकल टर्म्स का प्रयोग करें जिनका हम मैक्सवेल्स इक्वेशन में प्रयोग करते हैं। तो स्पेस is a medium where no charges are there, q is equal to 0, and if there is no charge, the value for the volume charge density that will be equal to 0. This is one property. There are no charges, the value for the volume charge density is equal to 0. No charge is there, no current will flow, and thereby the value for the conventional current density is 0. This is the second property associated with the vacuum, air or space. Further, the relative permittivity of air, space or vacuum, as you know, it is 1. And 1 means it gives
that the value for the permittivity of air, space or vacuum will be epsilon 0. और इन टर्म से परिचित, this is the relative permittivity equivalent to dielectric constant. This is the permittivity of air, space or vacuum. This is equal to epsilon 0, and with epsilon 0 you are familiar. ऐसे ही as far as the magnetic property is associated, relative permeability is one, which gives mu is equal to mu 0. So these are few values which must be present in the case of air, space or vacuum. अब हमारे जनरल मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस क्या हैं, पहले उसको लिखेंगे और उसमें फिर इन शर्तों को लागू करेंगे। तो एयर, स्पेस या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो मैक्सवेल्स के इक्वेशन हैं उनके रूप क्या हो जाएंगे वे हमें पता चलेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशंस आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर, याद है तो आप हमारे साथ लिखते जाइए, बोलते जाइए। डाइवर्जेंस डी इट इज इक्वल टू रो, देखो रो इज 0, तो ऐसे ही हम और पैरामीटर का प्रयोग करें। डाइवर्जेंस बी दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डाइवर्जेंस डी इज रो, डाइवर्जेंस बी इज 0। The third equation is curl E, nebula cross E, it is equal to minus delta V by delta T। और ये इक्वेशंस भी आपको यूज करोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। एंड देयर इज ए फोर्थ इक्वेशन कर्ल H, एंड कर्ल H इज इक्वल टू कन्वेंशनल करंट डेंसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। The value for JD is delta D by delta T, we know. Now let us substitute the condition. So Maxwell equations for Maxwell's equations और electromagnetic field के equations, Maxwell's equations for air, space or vacuum will be, इन्हीं 4 इक्वेशन से निकालेंगे, कंडीशन को अप्लाई करेंगे। डाइवर्जेंस डी रो इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हम जानते हैं इप्सिलॉन ई होता है और इप्सिलॉन की वैल्यू इप्सिलॉन 0 के बराबर है। इप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, भाग दे दो इसको तो दिस विल बी गिविंग डाइवर्जेंस ई, दिस इज इक्वल टू 0। Say equation number 5. Let me again explain it. Divergence D, rho is equal to 0. Now D is equal to epsilon E, and epsilon is equal to epsilon 0. So D की जब आप लिखेंगे epsilon 0 E, epsilon 0 is a constant quantity, इसका भी भाग दे दो तो divergence E is equal to 0 will come out to be. Equation number 2 will become डाइवर्जेंस B, और B की वैल्यू म्यू 0H हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ ताकि डाइवर्जेंस D में जो कह रहा हूँ वो आपको स्पष्ट हो जाए। D की वैल्यू है इप्सिलॉन 0 E, इप्सिलॉन 0 से भाग दिया तो देखो उसी का स्पष्ट लिख लिया। डाइवर्जेंस B इज म्यू 0H, म्यू 0 से डिवाइड कर दो, सो दिस विल गिव डाइवर्जेंस H, इट इज इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर 6। Equation number 3, curl E, this is equal to minus delta B by delta T। और देखो जैसे यहाँ B की वैल्यू रखे हो, B की जगह पर रख लो म्यू 0H, तो ये इक्वेशन हो जाएगा कर्ल E, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू 0
B is equal to mu 0 H, mu 0 constant taken out, delta H by delta T, delta H by delta T. Say equation number 7. And then the fourth equation, curl H, this is equal to J is equal to 0, J is 0, so if this is 0, we get JD, and JD is equal to epsilon 0 E. JD is equal to, JD is equal to delta D by delta T. This we know. पहला लेक्चर ही लिया था तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को एक्सप्लेन किया था. दिस इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी डेल्टा टी, और डी की वैल्यू इप्सिलॉन 0 ई है. इप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है. आगे आ जाएगा कर्ल एच, इट इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 ई, डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 ई, इप्सिलॉन 0 हियर एंड डेल्टा ई बाई डेल्टा टी. So this is equation number 8. तो पहले हमने स्टार्ट किया मैक्सवेल्स के जनरल इक्वेशन से. वैलिड फॉर एयर, स्पेस, वैक्यूम, वैलिड फॉर ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वैलिड फॉर ए कंडक्टिंग मीडियम. जैसा मीडियम होगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी. स्पेसिफिकली फॉर एयर, स्पेस और वैक्यूम, these 4 equations 1, 2, 3 and 4 will get converted into respectively 5, 6, 7 and 8. अब इन इक्वेशंस का हम प्रयोग कर लें. Taking curl on both the sides of equation 7. Taking curl on both the sides of equation 7. इक्वेशन 7 के दोनों तरफ कर्ल ऑपरेशन किया जाए. देन वी गेट कर्ल कर्ल ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कर्ल कर्ल ई, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू 0, यहाँ देखो माइनस म्यू 0 कर्ल ऑफ डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, कर्ल ऑफ डेल्टा एच बाई डेल्टा टी. लेफ्ट हैंड साइड पे भी कर्ल ले लिया, राइट हैंड साइड पे भी कर्ल ले लिया. ऑन इक्वेशन 7 कर्ल ऑपरेशन हैज बीन डन. अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे दो ऑपरेशन है, कर्ल, स्पेस डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी चेंज्ड. तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल कर्ल ई, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू 0. टाइम डेरिवेटिव को बाद में लिख लें और स्पेस डेरिवेटिव को पहले कर लें एच के ऊपर. कुछ नहीं किया, यही इक्वेशन फिर लिखा. इसमें दो ऑपरेशन है, एक टाइम डेरिवेटिव है, एक स्पेस डेरिवेटिव है, और बीच में कर्ल की साइन. हमने स्पेस डेरिवेटिव को पहले कर लिया, कर्ल इसके बीच में ला दिया, और टाइम डेरिवेटिव को बाद में किया. यहाँ पहले टाइम डेरिवेटिव किया जाता है, बाद में स्पेस डेरिवेटिव है. मैथमेटिकली इट इज ओके, वी कैन टेक स्पेस डेरिवेटिव फर्स्ट एंड देन द टाइम डेरिवेटिव लेटर. अब ये कर्ल एच आ गया, और कर्ल एच की वैल्यू 8 से हमको पता है. सो सब्स्टिट्यूटिंग कर्ल एच from equation 8, इक्वेशन 8 से कर्ल एच की वैल्यू रख दें तो ये क्या आएगा, कर्ल कर्ल ई. हालांकि कर्ल कर्ल ई की वैल्यू भी लिखी जा सकती है वेक्टर आइडेंटिटी से. अभी लिख लेंगे माइनस म्यू 0 टाइम डेरिवेटिव कर्ल एच
and curl H is equal to epsilon 0 delta E by delta T। इक्वेशन नंबर 8 से कर्ल H की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर ये प्राप्त हो जाएगा, जिसको फिर से रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ये वेक्टर आइडेंटिटी मैंने कहा कर्ल ई, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है। और कर्ल ई जो होता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई माइनस नेबुला स्क्वायर ई के बराबर होता है। ये आपको प्रूव नहीं करना, ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देना, ये होता है कर्ल ई ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई माइनस नेबुला स्क्वायर ई होता है। यहाँ एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और ये टाइम डेरिवेटिव ऑलरेडी है और फिर टाइम डेरिवेटिव, तो डेल्टा स्क्वायर ई बाई डेल्टा टी स्क्वायर, 2 times differentiation of e with respect to time। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म आ रहा है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू 0, सो दिस बिकम्स 0। स्पष्ट है, डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू 0, सो फर्स्ट टर्म इज 0। कैसे? यूजिंग इक्वेशन 5 का प्रयोग करते हुए 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर केवल बचेगा। अब इसे भी मैं मिटा दूं, लेफ्ट हैंड साइड पर यह टर्म बच गया, सेकेंड टर्म माइनस नेबुला स्क्वायर ई, दिस इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे आ गया माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल्टा स्क्वायर ई बाई डेल्टा टी स्क्वायर। माइनस चिन्ह दोनों तरफ प्रेजेंट है, माइनस कैन बी कैंसिल, कैन बी ड्रॉप्ड, सो वी गेट फाइनली नेबुला स्क्वायर ई, दिस इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 delta square E by delta T square. In terms of electric field component of the electromagnetic radiation, we get an equation like this one. This is a second order differential equation, and this will represent the propagation of the electromagnetic wave as far as the E component is concerned of the electromagnetic radiation. And let me write this as इक्वेशन नंबर 8 तक आप पहुंचे थे, तो ये इक्वेशन नंबर 9, और ये कर्ल ई से हमने स्टार्ट किया, तो ये हमको मिला था कर्ल ई से इक्वेशन 7 से स्टार्ट किया था। इसी तरह यदि इक्वेशन नंबर 8 से स्टार्ट करें जो कर्ल एच के लिए है, उसका भी कर्ल दोनों सब तरफ ले लो, और फिर वहां भी कर्ल ई आ जाएगा। कर्ल ई की वैल्यू कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। So in terms of magnetic field component, we will be getting an expression delta square H, nebula square H, mu 0, epsilon 0, delta square H by delta T square. So we get these two equations, 9 and 10, representing the propagation of electromagnetic radiation in space, air or vacuum, in terms of electric field component of the electromagnetic radiation, in terms of magnetic field component of the electromagnetic radiation। दोनों के सिमिलर, कोई अंतर नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट चलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी चलेगा। अब किस गति से चलेगा? तो वी नो दैट ए प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव is represented as, ये आप पहले से जानते हो, we know that a plane propagating wave, प्लेन वेव के रूप में प्रोपेगेट करने वाली वेव, प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव,
is represented by we know that a plane propagating wave मैकेनिकल वेव हो सकता है, साउंड वेव हो सकता है, ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा है। तो उसके लिए जो इक्वेशन आता है जिसे आप परिचित हो वही हम लिखेंगे। वी नो दैट ए प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव मूविंग विद द वेलोसिटी v, मूविंग with the velocity v, with the velocity v is wave moving with the velocity v is represented by, और वो इक्वेशन होता है नेबुला स्क्वायर, यदि u कंपोनेंट वेरी करता हो तो नेबुला स्क्वायर u 1 by v square. V is the velocity of movement, the velocity of the plane propagating wave. Delta square u by delta t square. यह एक इक्वेशन है जनरल जिसे आप परिचित, मैं थोड़ा सा हो सकता है इससे ना आप जानते हो, नेबुला का प्रयोग इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा न किया हो। तो यदि एक्स एक्सिस के लंग चल रहा हो तो इसको आप जानते होंगे, डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर along x axis with a velocity v, it is equal to 1 by v square डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा t स्क्वायर, और यह इक्वेशन तो आप जानते हैं। y एक्सिस के लंग चल रहा है यदि तो डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा y स्क्वायर it is equal to 1 by v square with the velocity v डेल्टा स्क्वायर u बाई डेल्टा t स्क्वायर। राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इट्स टाइम डिपेंडेंस। एक्स एक्सिस के लंग चल रहा है तो एक्स के सापेक्ष डेल्टा स्क्वायर एक्स बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, वाई के लंग चल रहा हो तो डेल्टा स्क्वायर वाई बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस के लंग चल रहा हो तो डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा जेड स्क्वायर, उससे आप परिचित हो। तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो जनरल एक्सप्रेशन बनता है जो स्पेस में चल रहा है प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव का, जो v की वेलोसिटी से चलता है, उसके लिए इक्वेशन ये होता है। अब इक्वेशन नंबर 9, 10 और 11 को कंपेयर किया जाए। इफ यू जस्ट कंपेयरिंग equations 9, comparing equations 9, 10 and 11, we get comparing equations 9, 10 and 11 we get, देखो ये E का नेबुला स्क्वायर है, ये H का नेबुला स्क्वायर है, यह U का नेबुला स्क्वायर है। U is the varying component, E is the varying component, H is the varying component। यहाँ 1 by V स्क्वायर आ रहा है, उसकी जगह पर म्यू 0 एप्सिलॉन 0, म्यू 0 एप्सिलॉन 0। वेरिंग कंपोनेंट का सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिंग कंपोनेंट का सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिंग कंपोनेंट का सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि हम कंपेयर करें तो हमको मिलता है 1 बाई वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0, म्यू 0 एप्सिलॉन 0, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्वर्स कर दो दोनों को तो ये चला जाएगा 1 बाई म्यू 0 एप्सिलॉन 0। अब म्यू 0 is the permeability of air, space or vacuum. Epsilon is 0 is the permittivity of air, space or vacuum. ये दोनों आप जानते हो। म्यू 0 बाई 4 पाई की वैल्यू कितना होता है?
10⁻⁻7, याद करो इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है। म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है, 10⁻7 होता है, 4 पाई इंटू 10⁻7। तो इसलिए म्यू जीरो बाई 4 पाई या म्यू जीरो की वैल्यू वी नो इट इज 4 पाई इंटू 10⁻7। इप्सिलॉन जीरो, इसकी भी वैल्यू ज्ञात होती है 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, ये वैल्यू होती है। तो डायरेक्टली म्यू जीरो की वैल्यू यहाँ रखिए, इप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रखिए, कैलकुलेट करिए तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जा सकती है एंड देयर बाय वी गेट द वैल्यू ऑफ वी आल्सो। लेकिन एक सिंपल तरीका आपको बता दें, इतने कॉम्प्लिकेशन में न जा करके डायरेक्टली 1/v स्क्वायर या v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे देखो, इसको ऐसा चेंज करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 म्यू जीरो में 4 पाई का भाग दे दो, म्यू जीरो बाई 4 पाई, 4 पाई से डिवाइड किया तो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स 4 पाई इप्सिलॉन जीरो। सो सिंपली डिवाइडिंग बाई 4 पाई एंड मल्टीप्लाइंग बाई 4 पाई, तो म्यू जीरो बिकम्स म्यू जीरो बाई 4 पाई, इप्सिलॉन जीरो बिकम्स 4 पाई इप्सिलॉन जीरो। अब इंटरमीडिएट में फिर आपने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किया होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो आता है, कितनी इसकी वैल्यू होती है कुछ याद है? 9 इंटू 10⁻9। किसकी वैल्यू है? 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो की। और म्यू जीरो बाई 4 पाई की वैल्यू अभी मैंने बताया, म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है। 4 पाई आपने ले लिया तो म्यू जीरो बाई 4 पाई 10⁻7 के बराबर आएगा। -7 को ऊपर कर दें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 7 16 16, ठीक। और इसलिए v की वैल्यू हो गई 9 into 10 power 16 is the value for v square, and hence v is equal to स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 10 to the power 16 का स्क्वायर रूट 8 मीटर पर सेकेंड, and this is the velocity of light, or v is equal to c. v is the velocity of propagation of the mechanical wave, sound wave, with the velocity of v, and it is equal to c. यहाँ ये कंपेयर किया तो ये जो प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव का इक्वेशन है, क्योंकि इसके आइडेंटिकल है, जिसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये मालूम नहीं था, तो उसकी वेलोसिटी c होगी, एंड देयर बाय 9 and 10 इक्वेशंस कैन बी रिटन एज नेबुला स्क्वायर e, इट इज इक्वल टू 1/v की जगह पर c लिखेंगे तो 1/c स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर e बाई डेल्टा t स्क्वायर, एंड नेबुला स्क्वायर h, it is equal to 1/c square delta square h by delta t square. So these are the plane propagating equation for electromagnetic radiation in air, space or vacuum, and it is propagating as a plane propagating wave with the velocity c, और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और इससे भी थोड़ी सी आइडिया हो जाती है कि E और H विल बी इन ए प्लेन, E एंड H दे विल बी इन ए प्लेन। अब E और H के बीच में क्या संबंध होता है तो हम इस्टेब्लिश करेंगे, दे आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू E पॉइंटिंग वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू H। सो E और H दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये गुण होता है E, H and the direction of propagation, they are mutually perpendicular to each other and the electromagnetic radiation propagates
as a plain electromagnetic wave with the velocity of light in the direction of propagation. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन c की गति से, वेलोसिटी ऑफ लाइट की गति से एयर, स्पेस या वैक्यूम में चलता है। और मैंने आपको बताया जैसे एयर, आजकल बरसात है, मॉइस्ट एयर है, एयर वेपर्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर में, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये फिर हो जाएगा या तो कंडक्टिंग मीडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वाटर वेपर तो, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाए या कंडक्टिंग मीडियम हो जाए, वाटर की प्रेजेंस हो जाए, तो वो फिर इस तरह से नहीं चलेगा, बदल जाएगा। और आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम में वेलोसिटी हमेशा कम हो जाती है, एयर में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, c के बराबर होती है, तो एयर में इसी स्पीड से चलेगी। सो दिस इज द आउटकम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट्स एज ए प्लेन प्रोपेगेटिंग वेव इन एयर, स्पेस और वैक्यूम विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और यही कारण है कि सूरज से रोशनी अब हमारे यहाँ तक कैसे आती है, इसके पहले हमको समझ में नहीं आता। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी चलने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ई एंड एच, ये स्वयं ही प्रोपेगेट करते हैं, चलते हैं। कैसे चलते हैं? वैक्यूम से। तो वैक्यूम में विद द हेल्प ऑफ इप्सिलॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इसको कहते भी हैं। हिंदी में इसको पढ़ रखा होगा इंटरमीडिएट में, क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। अंग्रेजी में तो परमिटिविटी कहते हैं, हिंदी में विद्युतशीलता कहते हैं। तो वैक्यूम की ये विद्युतशीलता है, एंड दिस हेल्प्स द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट टू प्रोपेगेट थ्रू द वैक्यूम। इस म्यू जीरो को कहते हैं चुंबकशीलता। और किसकी चुंबकशीलता है? वैक्यूम की। वैक्यूम में भी चुंबकीय गुण होता है, और यह म्यू जीरो असिस्ट करता है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट थ्रू द वैक्यूम। So it is epsilon zero and mu zero which are helpful in getting the electromagnetic radiation through the electric field component and magnetic field component propagated through the vacuum also. तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ बिल्कुल माध्यम नहीं होता है, वैक्यूम हो जाता है, वहाँ इप्सिलॉन जीरो, म्यू जीरो इनको असिस्ट करते हैं और इनके थ्रू ये प्रोपेगेट कर जाते हैं। अब इसके बाद हम फिर देखने की कोशिश करेंगे कि यदि माध्यम बदले तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे चलेगी। तो चलने के पहले माध्यम जब बदलेगा तो फिर इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी माध्यम आपने लिया उस माध्यम का मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या है। उस मैथमेटिकल डिफिनीशन को सब्स्टिट्यूट करते हुए मैक्सवेल्स इक्वेशन में सुधार करेंगे और फिर जानने का प्रयास करेंगे कैसे ये चलेगा। So this is all for today. Thank you.